सम वेरिएशंस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई नीट से रिलेटेड चीजें कम होती जाती है तो ये बात सही है हमेशा, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम है, लेकिन जो डेप्थ है जिसमें हम जेई में जाते हैं वो उसमें नीट में वो डेप्थ नहीं रहती। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई अगर डीप चीजें पढ़ेंगे तो फायदा होगा, सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, लेकिन नीट के लिए चीज सही नहीं है। जितना सिलेबस में उतना पढ़ो, उसे ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, केमिस्ट्री की रिएक्शन याद करो, इनऑर्गेनिक के रिएक्शन याद करो, बहुत सारी चीजें पढ़ने। फिर भी आज की जो क्लास है ये आपके लिए रिलेवेंट है, तो ऐसा नहीं कि इसमें रिलेवेंसी नहीं, रिलेवेंट है। तो कुछ देखो, सम वेरिएशंस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, सवाल तो कंसेप्ट यही लगेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। देखते हैं जरा क्या क्या है। पहला है सीक्वेंशियल रिएक्शंस, दूसरा है पैरेलल रिएक्शंस, तीसरा है परसेंटेज प्योरिटी, चौथा है परसेंटेज यील्ड, यील्ड, पांचवा है प्रॉब्लम्स ऑन मिक्सचर्स, और छठा है यूडियोमेट्री, यूडियोमेट्री। ठीक है। ये छह वेरिएशंस है। ठीक है। सब में कंसेप्ट सेम ही लगने वाला, कंसेप्ट में फर्क नहीं है। सिर्फ ये इसलिए अलग पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको सवाल देखकर डर ना लगे, वरना कंसेप्ट वही लगने वाला है। ठीक है। तो इसमें हम पहला स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है भाई? देखो, नाम से समझ में आ रहा है, सीक्वेंशियल का मतलब है जैसे ए से बना बी प्लस सी, फिर सी ने रिएक्ट किया डी से तो बन गया ई प्लस एफ, फिर एफ ने रिएक्ट किया जी से तो बन गया एच। और यहाँ कुछ कोफिशिएंट है, 2, 4, 5, 3, 2, 7, 3, 4, 1, 9। ठीक है, इस टाइप से कोफिशिएंट। आपको क्या करेगा, ए के मोल्स दे देगा और एच के मोल पूछेगा। जैसे इसी सवाल को हम देख लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ए के मोल है 4, तो एच के मोल बताओ। बहुत आसान है भाई, सॉल्व करो जरा। कोई बताएगा? मैं सर लिख। स्टोइक्योमेट्री फॉर्मूला से आ जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। पहली रिएक्शन क्या लिखी थी मैंने? 2A, चलो फिर से लिख देते हैं। 3B, फिर से बना देता हूँ चलो। 3B+4C। करो भाई सॉल्व।
सर 12 आ रहा है। एक मिनट देखता हूँ मैं भी। चलो, क्या? हाँ भाई, 2a गिव्स 3b+4c, तो पहले मैं c के मोल निकाल लूंगा, क्योंकि आगे c यूज हो रहा है। तो c के मोल आ जाएंगे 4/2 × 4, 4 × 4 = 8। ठीक है। फिर c से किसके मोल, f के मोल, 8/3 × 3, 8 मोल हो गए। और उसके बाद f से h के मोल, NH के। तो कितना हो जाएगा, 8/4 × 9, हो जाएगा 18। 18। 18 इसका आंसर है 18। अंशिका 18, अनिकेत 18, किस किस और का? 18 आ रहा है। हाँ, ठीक है बस। बहुत अच्छा, यही था सवाल। कुछ अलग नहीं है इसमें। अब इसमें वेट वेट दे देगा और क्या, वो सवाल देगा और उसमें कुछ वेट वगैरह ऐड कर देगा। तो कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट रिएक्शन में जो मोल बन रहे हैं वही मोल आप आगे यूज करेंगे। स्टोक्योमेट्री तो बस ये बताता है कि उससे आगे कितना बनेगा। ठीक है। चलो एक सवाल जरा इसमें कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको रियल जो क्वेश्चंस आते हैं उनका भी थोड़ा सा अंदाजा रहे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हाँ, 4NH3+5O2, रिएक्शन लिखो भाई। चलो मैं बैलेंस भी नहीं बता रहा, NH3+O2 गिव्स NO+H2O, ये फर्स्ट रिएक्शन। देखो, NH3+O2 गिव्स NO+H2O। सर रिपीट कर दी। NH3+O2 गिव्स NO+H2O, ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन लिखो, NO+O2 गिव्स NO2। सेकेंड रिएक्शन है NO+O2 गिव्स NO2। थर्ड रिएक्शन है NO2 जो बना है सेकेंड रिएक्शन में +H2O गिव्स HNO3+NO, HNO3+NO। ठीक है। चलो तो क्या क्या रिएक्शन जरा बताओ। सर हाँ, सर थर्ड रिएक्शन एक बार बता सकते हैं? एक बार मैं भी लिख लेता हूँ, क्या रिएक्शन थी भाई? पहला था NH3+O2 NO प्लस H2। gives NO+O2। NO+H2। NO2। सेकेंड रिएक्शन था NO+O2 gives NO2। थर्ड नहीं सर पता। वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस करो। ये लिखा हुआ है टू गेट 63 ग्राम ऑफ HNO3, कैलकुलेट वेट ऑफ NH3 यूज्ड। बताओ जरा। बैलेंस करो पहले।
बोलो भाई, हो गया? सर 25.5 आएगा। 5.5। हाँ, सही है, बिल्कुल सही। चलो भाई, कर लोगे? खुद से कर लेना भाई, ये इसका वेट दे रखा है, इसके वेट से इसके मोल, इसके मोल से इसके मोल, इसके मोल यहाँ यूज करो, इसके मोल से इसके मोल, फिर इसके मोल, इसके मोल। ठीक है, कर लोगे? लिखो। यस सर। चलो लिखो, यस। सेकंड सेकंड वेरिएशन लिखो, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन। सर वो स्टार्टिंग का लिखा नहीं था, कौन सा? जो 6 टाइप्स थे वो वाला, हाँ। हाँ, लिख लो लिख लो, 6 टाइप्स लिख लो। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है भाई? एक ही रिएक्टेंट होगा, उसकी दो रिएक्शंस हो रही होंगी, दो रिएक्शन या तीन रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है। 20 मोल ऑफ KClO3 is heated. 20 mole of KClO3 is heated to produce KCl, O2 and KClO4। ठीक है, if moles of O2 बराबर 9, तो आपको निकालना है मोल्स ऑफ KClO4 कितने होंगे। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से दी हुई है, KClO4 सॉरी KClO3 गिव्स KCl प्लस O2 एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है KClO3 गिव्स KCl प्लस KClO4। ठीक है, इस टाइप का सवाल है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत आसान है भाई, देखो एक तो टोटल 20 मोल है, टोटल 20 मोल। अब 20 में से इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, हमें नहीं पता कितना जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि एक में एक्स जा रहा है, एक में, अगर एक में एक्स जा रहा है तो दूसरी तरफ कितना जाएगा? टोटल 20 मोल है, तो एक में एक्स जा रहा है तो दूसरे में कितना जाएगा, बोलो? 20 माइनस एक्स। हाँ, 20 - x। ठीक है, तो करो जरा सॉल्व।
सर 10.5 आएगा। कितना है? 10। हाँ, 10.5 आएगा, सही एकदम। चलो भाई, तो ये हो गया एक्स। पहले बैलेंस कर लो भाई। तो ये बैलेंस सर हो गया 2 KCl टू KCl3O2 ये और दूसरा होगा 4 KClO3 यहाँ पे 3 KCl4 होगा। ये हो गया। ठीक है, हो ये गया। बैलेंसिंग हो गई भाई। ये है एक्स। तो ठीक है, ये एक्स है। और ये हो गया 20 - एक्स। तो इसी को निकाल लो आप। अगर ये एक्स है तो मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू x/2 × 3। वो कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 6। सही है। तो यहाँ वैल्यू हो गई 6। यस सर। यहाँ अगर वैल्यू 6 है तो ये वैल्यू होगी 14। 14 मोल इधर यूज हो रहा है। तो ये कितना बनेगा भाई? 14/4 × 3, 42/4, 10.5। समझ में आ गया भाई? बोलो, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ भाई, कितने लोगों ने कर लिया था अभी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ढंग से समझना भाई इसको। परसेंटेज प्योरिटी। कुछ लेक्चर अपलोड करने बाकी है अभी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है देखो। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि CaCO3 को हीट किया मैंने। 100 ग्राम CaCO3। 100 ग्राम जब मैं कहूंगा CaCO3, इसका मतलब ये 100% प्योर CaCO3। और मैं अगर कहूँ 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी हो। अब इम्प्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है? डस्ट में हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटी के फॉर्म में हो सकती है। तो बात यह है कि जब आप CaCO3 को हीट करेंगे, मान लो 100 ग्राम सैंपल है और 50% प्योर है। तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ, 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 100 ग्राम 50% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 इज हीटेड। तो देखो क्या होगा। यहाँ बनेगा CaO+CO2, बहुत फेमस रिएक्शन है। सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स की यही रिएक्शन होती है। वो ऑक्साइड देते हैं और CO2 देते हैं। तो 100 ग्राम है लेकिन उसमें से 50% ही प्योर है, यानी इसका मतलब इसके अंदर CaCO3 कितना प्रेजेंट है? 100 ग्राम में से 50% प्योर है, मतलब कितना प्रेजेंट है? अरे बोलो। 50 ग्राम। 50 ग्राम ही तो है रियल में। सर 50 ग्राम। 50 ग्राम है, तो ये जब रिएक्ट करेगा, ये है 0.5 मोल्स। इसका GMM होता है 100। तो 0.5 मोल्स, तो ये भी बनेगा 0.5 मोल्स। ये भी बनेगा 0.5 मोल्स। तो सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा कि 100 ग्राम 50% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 इज हीटेड। तो बताओ CO2 हमें कितना मिलेगा? इस टाइप का सवाल रहता है।
तो इस टाइप के सवाल में कुछ बातें ध्यान रखने की। सबसे पहले आप देखो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखो हमेशा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, जनरल फॉर्मूला। कभी भी आए परसेंटेज डरा मत करो। परसेंटेज क्या होता Q है? by B into 100. हाँ, क्वांटिटी बाय बेस इनटू 100। तो परसेंटेज प्योरिटी के केस में क्वांटिटी का मतलब क्या? वो वेट जो जो प्योर है, और रिएक्ट कौन सा वेट करेगा? वही वेट रिएक्ट करेगा जो प्योर हो। अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में टोटल वेट आ जाएगा सैंपल का। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू वेट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। ये बात समझ में आई? बोलो, यहां तक समझ में आया? तो यहां तक मैंने ये लिखाया है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहां तक मैंने ये बताया है कि अगर आपको गिवन है अगर आपको ऐसा गिवन है, ये परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट की बात होगी हमेशा। आपको ऐसा गिवन है कि 100 ग्राम 50% प्योर CaCO3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मीन्स दिस सैंपल कंटेन्स ओनली 50 ग्राम ऑफ CaCO3। इसका मतलब वेट रिएक्टेड विल बी 50 ग्राम। वेट रिएक्टेड कितना होगा? 50 ग्राम, क्योंकि बाकी 50 ग्राम क्या है? बाकी 50 ग्राम इम्प्योरिटी। तो पहला तो ये होगा कि परसेंटेज प्योरिटी बराबर वेट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। अब आप मुझे ये बताओ कि मैप वाला वेट है। मैप में हम एक वेट लिखते हैं, रिएक्टेंट का हम मैप में एक वेट लिखते हैं भाई। मैप के अंदर वेट से हम मोल पे जाते हैं, फिर मोल से मोल पे, और फिर मोल से वेट या वॉल्यूम कहीं भी जा सकते हैं। M1 हाँ, स्टोक्योमेट्री। तो मुझे बताओ कि मैप वाला वेट रिएक्टेड वेट है या वेट ऑफ सैंपल है? मैप में जो वेट हम लिखते हैं वो रिएक्टेड वेट लिखते हैं या सैंपल का वेट लिखते हैं? सैंपल का वेट तो कुछ भी हो सकता है। सैंपल का वेट तो 1 किलो भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर 1 ही% प्योर है तो काम हमें सिर्फ कितना आएगा? 1,000 का 1% यानी 10 ग्राम। आपको बात समझ में आ रही? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वेट रिएक्टेड मैप वाला वेट है या वेट ऑफ सैंपल मैप वाला वेट? रिएक्टेड वाला वेट होगा। हाँ बिल्कुल सही, वेट रिएक्टेड इज मैप वाला। Reacted वाला. दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी इम्प्योर सैंपल का वेट, इस सवाल को आसान बनाने के लिए पॉइंट याद रखो, इम्प्योर सैंपल का वेट, इम्प्योर सैंपल का वेट गिवन या आस्क्ड, ये हमेशा वेट ऑफ सैंपल हो। ये पॉइंट अभी आपको सवाल करने पर समझ में आएगा। इम्प्योर सैंपल का वेट चाहे दिया हो या पूछा हो, वो हमेशा वेट ऑफ सैंपल हो। ठीक है, तो इतनी दो बातें लिखो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हो जाए तो बता। सर ऊपर का नहीं हुआ है लिख के। सर जो लास्ट सेंटेंस था, इम्प्योर सैंपल का वेट गिवन और आस्क्ड इज ऑलवेज वेट सैंपल का होगा, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है 100 ग्राम ऑफ
CaCO3 सैंपल, यानी कि उसमें 100 ग्राम सिर्फ यही है क्या इम्प्योर सैंपल? 100 ग्राम 50% प्योर CaCO3 सैंपल का मतलब ये जो 100 ग्राम दिया है ये CaCO3 के सैंपल का वेट है, ये रिएक्टेड वेट नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, समझ गया सर। हम्म। अब कुछ स्टूडेंट इसमें क्या कहते हैं कि सर, कहते हैं सर आपने तो कहा है कि इम्प्योर सैंपल का वेट जो गिवन होगा वो होगा वेट ऑफ सैंपल, ये तो आपने लिखा है 50% प्योर। सर ये तो प्योर है, इम्प्योर का है, तो इसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब 50% प्योर ही तो इम्प्योर होगा। ये बात समझ में आ रही भाई? अरे बोलो। हाँ सर। सर बोलो। अगर मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखा है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ सैंपल, तो मतलब सैंपल में तो इम्प्योर भी होगा और प्योर भी होगा ना। हम्म। तो फिर हम ऐसे कैसे बोलते हैं कि इम्प्योर सैंपल का वेट जो होगा वो प्योर सैंपल का मतलब वेट ऑफ सैंपल ही होगा। देखो, अभी आप ये पॉइंट जो है ना वो मैं सवाल में आपको ढंग से समझा पाऊंगा। जब सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन आने दो। चलो भाई, हुआ भाई? बोलो। यस सर। Yes, sir. एक बात याद रखो, प्योरिटी के सवाल में बगैर इस फॉर्मूले के सवाल कभी नहीं होगा। हमेशा आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग gives 4.48 लीटर of CO2 at STP। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 कितना? अब जो सवाल था भाई, आलोक ने पूछा था, किसने पूछा था कि क्या पूछा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि प्योरिटी का सवाल है, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेट रिएक्टेड
अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। आपको निकालना क्या है, ये, इसका मतलब ये और ये आपके पास होना चाहिए। अब ये तो है मैप वाला वेट। फिर ये 50 ग्राम दिया है, वो क्या है? तो वही मैं कह रहा हूं कि जब CaCO3 इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर मानते हैं उसे आलोक? यस सर। तो इसका जो भी वेट गिवन होगा या पूछा होगा वो वेट ऑफ सैंपल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर ये कहे कि 50 ग्राम CaCO3 ने रिएक्ट किया और ये अगर वो वेट रिएक्टेड दे दे, तो प्योरिटी का फिर सवाल ही क्या है? वेट रिएक्टेड तो मैप वाला वेट है, मैप वाले वेट से मैप वाली इंफॉर्मेशन यानी CO2 का वॉल्यूम निकल जाना चाहिए, तो प्योरिटी बीच में कहाँ आई फिर? बात समझ में आ रही है? ये जो 50 ग्राम है ये CaCO3 का टोटल वेट है, टोटल वेट, जिसमें इम्प्योरिटी भी होगी, प्योरिटी भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। तो अभी 50 ग्राम तो हो गया वेट ऑफ सैंपल। ये है मैप वाला वेट। मैप वाला वेट के लिए आपको मैप की कोई दूसरी चीज गिवन होगी, है क्या गिवन? हाँ। क्या गिवन है, बोलो। 4.48 लीटर ऑफ हाँ, तो CO2। क्या इससे CO2 के मोल और उससे CaCO3 का के मोल और उससे CaCO3 का वेट निकल जाएगा? यस सर। वो वेट कौन सा होगा? वेट रिएक्टेड। तो हो गया, फिर आंसर आ गया। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग बंद होने वाली है। और आंसर बताओ इसका, नई मीटिंग ज्वाइन करो। बोलो भी, आया आंसर? मोल्स ऑफ CO2 आ जाए। यस सर 40%। सर 40% आएगा। मोल्स ऑफ CO2 0.2, तो मोल्स ऑफ CaCO3 भी 0.2। इसका मतलब वेट ऑफ CaCO3 इज 20 ग्राम। और ये है वेट रिएक्ट। यस सर। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 20/50 इंटू 100, यानी कितना? 40 ग्राम। 40%। ठीक है, और सवाल करो इस पे। तो ये बातें याद रखो भाई, तो सवाल प्योरिटी के इजी हो जाएंगे। जो बातें मैंने बताई उसे याद रखो। पहली बात कि हमेशा इसमें प्योरिटी का फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात, वेट रिएक्टेड मैप वाला वेट है। और तीसरी बात, कि अगर इम्प्योर रिएक्टेंट का वेट पूछा है या गिवन है तो हमेशा वेट ऑफ सैंपल होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 50 ग्राम 85% प्योर। प्योर Mg3N2 इज हीटेड। आपसे पूछा है, पूछा है आपसे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ N2 obtained at STP। अब ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, आसान रिएक्शन है वो। ये लिखो जरा। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। Sir, 3 mg plus 2n gives us Mg3n2. अरे भाई, Mg3N2 को हीट किया। सर Mg3N2 react with 3 Mg plus N2 ये plus N2। ठीक है, ये रिएक्शन।
अब आप नेक्स्ट काम क्या करोगे, आप लगाओगे फॉर्मूला प्योरिटी का। जब भी सवाल आए फौरन प्योरिटी का फॉर्मूला लगा दो, उससे सवाल में क्लैरिटी आएगी कि आपको जाना कहाँ है। लगाया भी फॉर्मूला? सर 9.43 आएगा। 9.43 क्या, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर? लीटर 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 लीटर। लीटर। 9.43 तो नहीं दिख रहा, देखो चलो सॉल्व करके देखो। हाँ भाई, जब जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा भाई, फॉर्मूला 85 इज इक्वल टू वेट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। अब इसमें से मुझे बताओ, मुझे क्या पता है, क्या पता है, सवाल में क्या गिवन है? वेट ऑफ सैंपल पता है। वेट ऑफ सैंपल पता है, तो वेट ऑफ सैंपल है 50, यानी वेट रिएक्टेड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 42.5 ग्राम। सही है? बोलो भाई। यस सर 42.5 यस आ सर। रहा है। क्या ये मैप वाला वेट है? बोलो। वेट रिएक्टेड हाँ मतलब, सर। और यस। यस सर। आपसे जो पूछा है वो भी मैप की चीज पूछी, मैप से मैप की चीज पूछी है, तो ये यस सवाल सर। नॉर्मल सवाल यस। की तरह हो गया। तो मोल्स ऑफ Mg3N2 आ जाएंगे इतने अपॉन इसका जीएमएम, 14 दूनी 28, 24 तिया 72, 72 28 कितना, 100 हो रहा है क्या ये? 100 आ रहा है क्या, है भाई? अरे इसका जीएमएम कितना आ रहा है? कितना सर? 100 आ रहा है क्या? 96 आ रहा है शायद। Mg3NO2 का। नहीं सर, 100 ही आ रहा है। Mg3N2 96 कैसे आएगा? 24 तिया 72 और सर 100 आ रहा है। हाँ 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। चलो ये हो गए इसके मोल, किसके मोल, Mg3N2 के। इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 इंटू N2 का कोफिशिएंट 1, ये हो गए N2 के मोल्स, N2 22.4 या 22.7 भी कह सकते हो आप। चलो ठीक है, इससे जो आए 22.4 से जो आंसर आएगा सही, ठीक है, कर लोगे भाई? तो लगभग लगभग 10 लीटर के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। सर 9.43 आएगा। चलो ठीक है, 9.43। समझ गए भाई? बोलो, क्लियर है? हाँ भाई, सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल, इसी में एक और सवाल देखते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ 95% प्योर CaCO3 sample that reacts with 250 ml of 0.25 molar HCl। अब देखो यहाँ रिएक्शन आपको गैस करनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखे बगैर तो आगे बढ़ना ये तो सही नहीं है, इसके बगैर स्टोकियोमेट्री लगेगी नहीं। रिएक्शन लिखने के बाद सारी चीजें आप करेंगे, पहले रिएक्शन गैस करो क्या होनी चाहिए।
So CaCO3 plus 2HCl react with CaCl2 plus CO2 plus H2O. हाँ भाई बोलो, सही लग रहा है क्या? CaCO3 प्लस HCl यूज, एक तो सॉल्ट बन जाएगा इसका CaCl। और कार्बन में का क्या होगा? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। इसको बैलेंस करो जरा, तो बैलेंस में यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। So what 2? बस हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखो, अब जैसे प्योरिटी का सवाल है, पहले आप ये फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले ये काम किया करो, सबसे पहले ये काम किया, उसके बाद आगे सोचा करो, इससे क्लैरिटी आएगी आपको कि आपको जाना कहाँ है। सवाल में पूछा क्या है, जाना कहाँ है, बोलो। सवाल में क्या, कौन सा वेट पूछा? वेट रिएक्टेड पूछा है या वेट ऑफ सैंपल पूछा? So weight of sample. बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? वेट रिएक्टेड पूछा है, वेट ऑफ सैंपल पूछा? सैंपल। Weight of sample. कैसे? इम्प्योर चीज का पूछा गया वेट, वेट ऑफ सैंपल, यानी ये आस्क्ड है, इसका मतलब आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही है? यस सर। तो ये तो आपको गिवन है, और ये मैप की चीज है, इसका मतलब मैप की कोई और चीज गिवन होगी। सर 250 ml दिया है और 0.25 मोलैरिटी दिया है, तो उससे हम मोल निकाल लेंगे बहुत, HCl का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो, करो सॉल्व। मोल्स ऑफ HCl तो सीधा सीधा आ रहा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 0.25 इंटू 0.25, 0.0625। यानी कि तो 3.29 आएगा। पता नहीं क्या आएगा, इतना फास्ट कैसे कर लेते तुम, क्या कहाँ, पता नहीं, बहुत फास्ट आंसर आ जाते तुम। बाकी लोगों को करने दिया करो सॉल्व। सिर्फ 0.0625 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.03125 आ जाएगा। सही है ना? हाँ। तो आगे भी सॉल्व करो। वेट ऑफ सैंपल बराबर वेट रिएक्टेड, वेट रिएक्टेड हो जाएगा 0.03125, यही बता रहे, इंटू 100, 100 इसका GMM, इंटू एक और 100। सही कह रहा हूँ क्या? अपॉन 95, सही कर रहा हूँ? बोलो भाई, ये 95 यहाँ चला गया, वेट रिएक्टेड ये आ गया, तो 4 बार 0, 1 2 3 4, 312.5, 312.5 अपॉन 95 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 100 होता ना, 100, तो आंसर आता 3.125। ये 100 से कम है, इसका मतलब आंसर 3.125 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, क्या आएगा?
कितना आ रहा है? सर 3.29। 3.29। 3.289। 3.29 समझ गए भाई? बोलो। यस सर। तो ये था आपका प्योरिटी ऑफ सैंपल। कितने टॉपिक हो गए? हाँ से स्टार्ट किया था तीन। प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक सर है, 3 चौथा भी आज कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। चौथा, चौथा है भाई परसेंटेज यील्ड। होता क्या है कि जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती डू नॉट गो अप टू 100% एक्सटेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती ना, वो 100% नहीं होती। दे स्टॉप एट दे स्टॉप एट सम एक्सटेंट। किसी न किसी एक्सटेंट पे वो स्टॉप हो जाती। तो होता क्या है, जैसे मान लो रिएक्शन है ए गिव्स टू बी, और मैंने ले लिए ए के मोल्स 4, तो मैं बी के मोल्स एक्सपेक्ट कितने करता हूँ? एक्सपेक्ट कितने करता हूँ? 8 करता हूँ। बोलो। यस सर। बी के मोल्स एक्सपेक्टेड है 8, एक्सपेक्टेड। लेकिन रिएक्शन स्टॉप हो गई, जिसे हम यील्ड कहते हैं। जिस एक्सटेंट पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है उसे हम यील्ड कहते हैं। रिएक्शन तो यील्ड है, बट इफ यील्ड इज 30%, मोल्स ऑफ बी रियल में कितने होंगे? तो 8 तो बनने चाहिए थे, लेकिन 30% पे स्टॉप हो गई रिएक्शन, तो कितने बनेंगे? 2.4। बात समझ में आ रही? अरे बोलो। हाँ यस सर। भाई, 8 बनने चाहिए थे, लेकिन 30% ही रिएक्शन हुई। इसको आप ऐसे समझो कि A4 खत्म होता तो B8 बनता, लेकिन A4 खत्म हुआ ही नहीं। A4 का सिर्फ 30% यानी 1.2 ही खत्म हुआ। A 1.2 खत्म हुआ तो 1.2 बाई 1 इंटू 2 यानी 2.4। बात समझ में आ रही कुछ? अरे बोलो। यस सर। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? अच्छा, परसेंटेज जो हमारा प्योरिटी था वो था रिएक्टेंट के लिए, और यील्ड होता है प्रोडक्ट के लिए। यानी रिएक्शन कितनी हुई यानी प्रोडक्ट कितना मिला। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर क्या ऑब्जर्व्ड, नीचे क्या 100। एक्सपेक्टेड, इनटू। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। इसमें से मैप वाले कौन से? ऑब्जर्व्ड है या एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड। ये मैप वाले। बस हो गया, बस यही है सवाल। इस पे सवाल बनते हैं, चलो नोट करो इसको। इसको हटा दो, ये एग्जाम्पल को समझाने के लिए था। That extent is called yield of reaction. नोट करो।
तो जैसे पीओटी में रिएक्टेंट दिया रहता था तो उससे हम लोग सैंपल निकालते थे, इसमें मतलब क्या दिया रहेगा और क्या निकालेंगे? इसमें आपको रिएक्टेंट के मोल गिवन होंगे, रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा, और उसके बाद यील्ड दे देगा और कहेगा कि रियल में कितने मोल बने। तो सवाल से समझ में आएगा, सवाल में एक आध बताता हूँ तो उससे क्लियर होगा। सर मोल्स ऑफ पी में पी क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख लो आप। हो गया। एक सवाल ढूंढना है, ढंग का सवाल मिल जाएगा। क्वेश्चन है, reacts to form 13.74 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑफ यूरिया। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है 2NH3 प्लस CO2, NH2CONH2 प्लस H2O होगा शायद, प्लस H2O सही है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का सवाल है, यानी आपको मोल्स जो बने हैं वो अपॉन मोल्स जो बनने चाहिए थे वो इनटू 100। बहुत आसान है भाई, सॉल्व करो जरा, आंसर निकालो।
टाइम कैसे लग रहा है इतना? तो मोल्स ऑफ यूरिया जो मुझे रियल में मिले हो जाएंगे 13.74 अपॉन 60। मोल्स ऑफ यूरिया जो मुझे मिलने चाहिए थे वो हो जाएंगे 9.87 बाई 17। ये हो गए अमोनिया के मोल्स इंटू 2 इंटू 1। ये मिलने चाहिए थे, ये मिले हैं। सर वो 0.29 है। डिवाइड कर दो। सर 79% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। देखता हूँ जहां से मैंने सवाल लिया है, लेकिन वो पेज मैंने हटा दिया। नेट पे कोई था पीडीएफ किसी कॉलेज का, देखता हूँ क्या आंसर लिखा उसमें। सर 78.97 आ रहा है। कितना आ रहा है? 78.97। हाँ, सही है, सही है, 79%, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ गए। चलो, इतना काफी आज के लिए। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो यूडियोमेट्री की क्लास होगी, यूडियोमेट्री की क्लास आपकी संडे को रहेगी, क्योंकि इसमें आपके 12th वाले जो आपके जो सीनियर है उनका भी ये टॉपिक बाकी है, तो वो लोग भी बैठेंगे। तो क्लास आपकी रहेगी संडे को। ठीक है अभी। सर डीके सर, जब सर ये डीके सर हम लोग को कुछ तो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बेंजीन के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि बेंजीन का फॉर्मूला यूडियोमेट्री कुछ तो आता है, और बोला था हाँ आप पढ़ाओगे उसको। हाँ, सही है ना, यूडियोमेट्री से आएगा, सही है। ठीक है, चलो फिर। सर कल का क्लास का टाइमिंग क्या होगा? कल का क्लास का टाइमिंग सुबह में क्या है तुम लोगों का शेड्यूल? सर कल का शेड्यूल है 5 से 8:30 समथिंग, मतलब शाम को ही है, 8:30 तक, 8 तक। शाम को है तो शाम को अगर आ सकते हो तो अच्छा है, वरना सुबह। शाम को ही लेते हैं, ठीक है। सुबह मुझे दूसरा काम। ठीक है सर, चलेगा चलेगा।